इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन सेवेज गॉड पुल में काइलिन पिल को रिफाइन करता है। अब वो उसके अगले 10 दिन तक कल्टीवेशन करता है एंड कल्टीवेशन के दौरान वो फाइनली येलो रियलम के कंप्लीशन स्टेज में पहुंच जाता है एंड 36 मेरिडियंस को भी ओपन कर लेता है। अब रोजन अपनी जगह से खड़ा होता है एंड अपनी न्यू स्ट्रेंथ का फील लेता है। यही नहीं, यहाँ तक रोजन वेसल ऑफ स्पिरिट मेरिडियन को भी ओपन कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो वेसल ऑफ स्पिरिट टेक्निक को भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है। रोजन को वेसल ऑफ स्पिरिट को ओपन करते देख वो बिल्ली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हेवन रियलम के कंप्लीशन स्टेज के वॉरियर ही इस तरीके की चीज को अचीव कर सकते थे। अब वो बिल्ली अपने मन के अंदर कहती है इस बच्चे की जो सोल की पावर है वो मार्शल सोल बनने के अब ज्यादा दूर नहीं है, और ज्यादा कल्टीवेशन के साथ ये यूनिवर्स स्पिरिचुअल की को ले सकता है अपने एनिमीज पर अटैक करने के लिए। एक मार्शल सोल जिसके पास टाइम एंड स्पेस का सेक्रेट मार्क है। अगर रोजन स्पेस डोमेन को 10 दिन के अंदर खोलना सीख पाया तो वो टाइम एंड स्पेस की पावर को भी बैटल में इस्तेमाल कर सकता है। लंबे समय की प्रैक्टिस के साथ शायद रोजन सेंट मोंक शूमी के लेवल तक बिना किसी फिक्स टाइम तक पहुंच सकता है। अब अगला दिन हो जाता है एंड रोजन अपने घर के बरामदे में प्रैक्टिस करता है। अब तभी वहाँ पर यूशी आती है एंड रोजन को प्रैक्टिस करता देख वो उसे कहती है कि वो इस समय प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। यूशी रोजन से पूछती है कि क्या उसने निंगशन और सेवेंथ ब्रदर के एंगेजमेंट के बारे में सुना है। रोजन ये सुनकर कहता है आखिर इसका मुझसे क्या लेना देना है, और वैसे भी अब क्योंकि तुम यहाँ पर हो तो नाइन्थ सिस्टर क्यों ना तुम मेरे साथ येलो फाइटिंग पैलेस में चलो। रोजन की बात सुनकर यूशी रोजन से पूछती है तुम वहाँ वापस जा रहे हो? मैंने सुना तुमने सेवेज गॉड पुल में 24 दिनों तक कल्टीवेट किया। अब मुझे ये मत कहना कि तुम येलो रियलम की कंप्लीशन स्टेज में पहुंच चुके हो। रोजन यूशी की बात सुनकर मुस्कुराता है एंड उसे हंसते हुए कहता है मैंने किसी तरह वहाँ पर कल्टीवेट करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया। अब यूशी रोजन के पास जाती है, वो उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है अगर मैं खुद को तुम्हारे साथ कंपेयर करूँ तो मैं काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगूंगी। चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम कितना इम्प्रूव कर चुके हो। रोजन यूशी से कहता है पहले मुझे मेरे कपड़े तो पहनने दो। अब वो दोनों येलो फाइटिंग पैलेस के पास पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर यूशी रोजन को बताती है कि उसके 10 लगातार विन्स के बाद उसने येलो बोर्ड को काफी ज्यादा शॉक कर दिया है और अब वो सिटी में एक सेलिब्रिटी है। यूशी रोजन को उसके चेहरे को छुपाने के लिए कहती है, नहीं तो उसके आसपास काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। रोजन यूशी से पूछता है कि उसे हुड क्यों पहने रहना चाहिए। दूसरी ओर हान जो कि उनके पास ही एक बिल्डिंग के ऊपर बैठी होती है, रोजन को येलो बोर्ड पैलेस के करीब जाता देख यूशी खुद से कहती है फाइनली मुझे एक मौका मिल गया, इस बार तुम ज्यादा लकी नहीं होगे। येलो फाइटिंग पैलेस के पास काफी ज्यादा लोग होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं, आखिर क्या हुआ। अब तभी येलो फाइटिंग पैलेस के अंदर से एक डेड बॉडी बाहर आती है जो कि एक लड़की की डेड बॉडी होती है। असल में येलो फाइटिंग पैलेस में एक डेडली स्वॉर्ड्समैन आया होता है जो कि अपने हर ओपोनेंट के सर को काट रहा होता है। वो डेडली स्वॉर्ड्समैन अभी तक 8 लोगों को मार चुका होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये होती है कि वो सिर्फ 15 साल का होता है। रोजन इन चीजों को सुनकर कहता है एक डेडली स्वॉर्ड्समैन, ये लड़ने का कितना अजीब तरीका है, मैं उससे जरूर फाइट करना चाहता हूँ। यूशी रोजन की बात सुनकर मुस्कुराती है, उसे रोजन पर पूरा विश्वास होता है। अब येलो फाइटिंग पैलेस के अंदर वो डेडली स्वॉर्ड्समैन अभी अरीना में खड़ा होता है। उस डेडली स्वॉर्ड्स का नाम एल होता है। रोजन एल को देखकर उसे ऑब्जर्व करता है एंड यूशी को बताता है कि वो वॉरियर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो अभी स्वॉर्ड फॉलोइंग द माइंड में पहुंच चुका है, और तो और उसकी जो स्वॉर्ड अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंटरमीडिएट स्टेज पर है। और दूसरी बात उसका ऑरा जो है वो काफी ज्यादा खूनी है। यूशी एल को देखकर रोजन को बताती है कि वो वॉरियर एक प्योर ब्रीड ह्यूमन नहीं है, वो डिमोनिक हाफ वॉल्फ बीस्टमैन है। यूशी रोजन को एल के कान और लाल आंखों को देखने के लिए कहती है। अब एल के सामने उसका नौवा ओपोनेंट आता है जो कि हानफू होता है। हानफू को देखकर एल हानफू से कहता है देखो एक और वॉरियर आ चुका है जो कि मरने से नहीं डरता। हानफू एल से कहता है डेडली स्वॉर्ड्समैन तुम सिर्फ एक छोटे से बीस्टमैन हो, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। हानफू की बात सुनकर एल एकदम तेजी से हानफू की तरफ अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है। एल की एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में हानफू हार जाता है। ये देखकर रोजन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एल की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। यूशी की हालत खराब हो जाती है एंड वो रोजन से कहती है नाइन्थ ब्रदर उसने हानफू को सिर्फ एक ही मूव में मार दिया, क्या तुम उससे लड़ पाओगे? रोजन यूशी से कहता है अगर ये 1 महीने पहले की बात होती तो क्या पता कौन जीतता, लेकिन अब। रोजन की बात सुनकर यूशी अपने सर पर हाथ मारती है एंड कहती है तुम्हें समझना धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तुम कभी भी मुझे अमेज एंड सरप्राइज करने में फेल नहीं होते हो। अब इत्तेफाक से येलो फाइटिंग पैलेस में रोजन के दोनों कजन यानी निंगशन एंड शेन्यू भी आए होते हैं। शेन्यू रोजन को देखकर उसे कहता है कजन
3 साल हो गए, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। शेन्यू को देखकर रुओचन कहता है, ये जेंडरलेस आदमी जरूर मेरा वही कजन होगा जिसे कि 7th प्रिंस ने डिसेबल किया था। अब रुओचन शेन्यू को कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा चार्मिंग कजन मुझे यहाँ पर मिलेगा। रुओचन को खुद को चार्मिंग बोलता देख शेन्यू काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड उसे बेइज्जती फील होती है। दूसरी ओर ऑडियंस में बैठे हुए लोग एल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। एल अपनी 10वीं बैटल को भी जीत चुका होता है। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए एल अपने हाथ को ऊपर करता है एंड निंगशन से कहता है, मिस लिन, जैसे कि मैंने एक प्रॉमिस किया था मैंने वैसा कर दिया है। मैं एक के बाद एक 10 राउंड को जीता हूँ, वो भी बिना किसी हार के। निंगशन एल की बात सुनकर मुस्कुराती है एंड उसे कहती है, एल, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लिन फैमिली में एक सर्वेंट के तौर पर रहना चाहते हो। आखिर ऐसा क्यों है? एल निंगशन की बात सुनकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में निंगशन के लिए प्यार होता है। एल निंगशन से कहता है, मैं सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही लिन फैमिली में हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एल की बात सुनकर बाहर से तो निंगशन मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो अपने मन के अंदर कहती है, आखिर इस जैसे हाफ ह्यूमन सर्वेंट की मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत ज्यादा घिनौना है। निंगशन सिर्फ एल का फायदा उठाने के लिए ही उसके साथ प्यार से बात करती है। अब निंगशन रुओचन से कहती है, कजन, आखिर तुम एल से फाइट करते हुए उसके कितनी ज्यादा स्ट्राइक्स का सामना कर सकते हो? निंगशन की बात का जवाब देते हुए रुओचन कहता है, कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, तुम्हें उस चीज का सम्मान रखना चाहिए। अब तभी यूशी रुओचन को सावधान रहने के लिए कहती है। निंगशन को पता लगता है कि रुओचन दोबारा से अरीना के अंदर एंटर कर रहा है। निंगशन अपने भाई से पूछती है कि वो येलो रियला में होने के बावजूद भी अरीना में दोबारा से एंटर क्यों कर रहा है। उसका भाई शेन्यू उसे कहता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एल जो है वो उसे मार सकता है, ये बुरा नहीं होगा। अब रुओचन अरीना के अंदर एंटर करता है। उसने अभी भी अपना केप पहना होता है, वो अपने केप को निकालता है। सभी लोग रुओचन को दोबारा से अरीना में देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। सभी लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर रुओचन को वापस से सिल्वर कॉइन्स चाहिए तो उसे 10 येलो बोर्ड वॉरियर्स को हराना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो रॉयल फैमिली है उनका कोई मेंबर अपनी जान को दाव पर रखकर सिल्वर कॉइन्स के लिए फाइट नहीं करेगा। और वैसे भी युनवो कमांड्री में कोई भी 2 बार लगातार 10 येलो बोर्ड वॉरियर्स के अगेंस्ट नहीं जीता है। यहाँ तक कि 7th प्रिंस भी इसको उस समय नहीं कर पाया था। रुओचन के सामने उसका पहला ओपोनेंट आता है। रुओचन का पहला ओपोनेंट शेंगफेंग होता है। शेंगफेंग रुओचन से कहता है, तुमने मुझे पिछली बार इसलिए हरा दिया क्योंकि तुम उस समय लकी थे, लेकिन इस बार तुम इतने लकी नहीं होगे। शेंगफेंग की बात सुनकर रुओचन शेंगफेंग से कहता है, अब क्योंकि यंग मास्टर लियू मुझे पहले चैलेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, आइए आप मुझसे फाइट कीजिए। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।